100% समझ में आया होगा। तो आप लोग एक क्लासेस के साथ जरूर जुड़े रहिए और सभी क्वेश्चन को धुआं कर दीजिए। आपके 50 नंबर की तैयारी, कितने नंबर के? 50 नंबर की तैयारी सिर्फ एक क्लास से होने वाली है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑल का क्लास चलेगा 50 नंबर का। जितना भी अनुवाद उपसर्ग सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो आपके 50 नंबर सब्जेक्टिव की तैयारी इस क्लास में हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज जुड़े रहिए एक क्लासेस के साथ। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के किन किन पुराणों से पद संकलित है? भारत महिमा पाठ से किन किन पुराणों से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ में टोटल 2 पाद है। कितना पाद है? तो टोटल 2 पुराण है। तो पहला कौन सा पुराण है? तो पहला भागवत पुराण है, दूसरा विष्णु पुराण है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में, आपसे पूछेगा भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो आप लोग लिखिएगा भारत महिमा में प्रथम पद विष्णु पुराण से। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो यही विष्णु पुराण से संकलित है। एवं द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय पद भागवत पुराण से संकलित है। किस पुराण से? तो भागवत पुराण से संकलित है। तो आपसे अब सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का तैयारी होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए के क्लासेस के साथ, बारीकी तरीके से पढ़ाई अपना करते रहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई यहाँ पे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो संस्कार टोटल कितने होते हैं? तो संस्कार टोटल 16 होते हैं। कितने? और इन 16 संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। और विवाह संस्कार कितने होते हैं? तो विवाह संस्कार 1 होते हैं। और शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। कितने होते हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। और मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? तो मरने के बाद 1 संस्कार होता है। और बचपन में कितने संस्कार? तो बचपन में तीन संस्कार होते हैं। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कार का मौलिक अर्थ है व्यक्तित्व का निर्माण, यानी चरित्र का निर्माण, यानी व्यक्तित्व का निर्माण, यानी व्यक्तित्व का गुण। जो व्यक्तित्व संपन्न है, संस्कार से पूरे संपन्न है, उसे कोई उस व्यक्ति को ही संस्कारी बोला जाता है। तो आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन में संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा संस्कार के दोष दूर होते हैं। क्या होते हैं? संस्कार से दोष दूर होते हैं। संस्कार से जितने भी दोष होते हैं वह दूर हो जाते थे। और संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। संस्कार क्या करता है? तो संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है, यानी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। संस्कार के बिना मनुष्य पशु है। क्या है? तो जिसमें संस्कार नहीं है वह पशु पक्षी के समान है। मान लीजिए किसी में संस्कार नहीं है, वो गलत मतलब बहुत सारे खराब बातें कर रहा है, तो उसमें संस्कार संपन्न नहीं है, तो वह पशु पक्षी की तरह यानी जीव जंतुओं की तरह है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो आप लोग लिखिएगा संस्कार से दोष दूर होता है, संस्कार से व्यक्तित्व की निर्माण होती है, यानी व्यक्तित्व की रचना होती है। संस्कार के बिना मनुष्य पशु है। क्या है? संस्कार के बिना मनुष्य पशु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा 2 में 2 नंबर मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। और यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, 13 नंबर क्वेश्चन नहीं है, इसका टाइपिंग मिस्टेक है आपसे। तब क्वेश्चन नंबर पूछा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन में उपनयनम संस्कार का वर्णन करें। उपनयनम संस्कार का वर्णन करना है हमें, तो उपनयनम संस्कार के बारे में बताना है। तो आप लोग लिखिएगा उत्तर में उपनयनम संस्कार का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य को आश्रम ले जाना। क्या होता है? तो उपनयनम संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्यों को यानी विद्यार्थी को आश्रम में लाना होता है। क्या होता है? तो आश्रम। और आश्रम क्या होता है? आश्रम का अर्थ क्या होता है? तो आश्रम का अर्थ कुटिया होता है। पुराने समय में घर को क्या बोला जाता था? तो कुटिया। और आश्रम का अर्थ भी होता है कुटिया, जिसे घर भी बोलते हैं, उसे कुटिया कहा जाता था आश्रम को। और आश्रम में शिष्य की नियमों का पालन करते हुए आश्रम में शिष्य के यानी जितने भी विद्यार्थी होते हैं देवगण, वो ऋषियों को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? तो मतलब अपना गुरु के कहना मानते हैं, यानी गुरु का बातों को मानकर अध्ययन करते हैं। यह सभी नियम ब्रह्मचारी व्रत में
समाहित है। क्या है? तो यह सभी नियम ब्रह्मचारी आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023-24 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी क्यों प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो यही ब्रह्मचारी कहा जाता था प्राचीन काल में शिष्यों को। आपको 2023 और 24 दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। और आप लोग आगे लिखिएगा, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया है प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। यह गुरु के में शिष्य की वेदार भंग करते थे। क्या करते थे? तो यह गुरु के गिरी में वेदार्थ भंग करते थे, यानी वेदार्थ रंभ, यानी वेदार्थ रंभ के वेदों का अध्ययन करते थे। शिष्य कहाँ करते थे? तो अपने गुरु के घर यानी गुरुगिरी, गुरु के आश्रम में करते थे। जो भी इनके गुरु थे उनके आश्रम में करते थे अध्ययन, और वहीं पर वेद का आरंभ भी करते थे। जितने भी शिष्य यानी ब्रह्मचारी थे वह सभी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा उपनयनम संस्कार का वर्णन करें, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा उपनयनम संस्कार का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्यों को उपदेश देना। क्या? गुरु द्वारा शिष्यों को उपदेश देना और उपदेश देकर घर भेजा देना। क्या? उपदेश देना और घर भेजा देना। और आश्रम में ले जाना। क्या होना? आश्रम में ले जाना। आश्रम में शिष्यों की शिक्षा नियमों का पालन करना होता है। क्या होता है? तो गुरु के नियमों को शिक्षा का पालन करना होता है। गुरु जो कहेगा वही करना है। और अध्ययन करते हैं, गुरु के कहल मानकर अध्ययन करते हैं। यह सभी नियम ब्रह्मचार्य जीवन में ही संभव है। ये सभी ब्रह्मचार्य जीवन में ही संभव है। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? यानी विवाह हुआ, विवाह शादी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी का अर्थ वही होता है विवाह शादी नहीं होना चाहिए, उसे ही ब्रह्मचारी कहते हैं। और ब्रह्मचारी का व्रत रखना काफी ज्यादा मुश्किल के समान होता है। आजकल लगभग पूरे ही विद्यार्थी का मतलब सभी का विवाह होते हैं। ब्रह्मचारी रखने का फैसला कोई जल्दी नहीं लेता है, नहीं हो पाता है, तो आप लोग समझते होंगे। तो यहीं पर लिखा गया है प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी बच्चों को। और गुरु गृह में ही शिष्य वेद आरंभ करते थे। गुरु गृह में ही यानी गुरु के घर पर ही रहकर वेद का आरंभ करते थे, यानी अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा 100%। तो आप सभी विद्यार्थी से पूछेगा उपनयनम संस्कार का वर्णन करें, तो आपसे सभी क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। आपको बहुत ही बारीकी और अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कुल की रक्षा कैसे होती है? कुल की रक्षा कैसे होती है यानी किससे होती है? तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। कुल की रक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह लगातार पूछा जाता है। तो कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुल की रक्षा आचरणों से होती है। और कुल की रक्षा किससे होती है? आचरण से। तो आपसे उत्तर में लिखिएगा कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए पवित्र आचरण हमें रखना चाहिए। क्या? पवित्र आचरण बनाना चाहिए, यानी अच्छा संस्कार यानी अच्छा व्यवहार बनाना चाहिए। और सदैव हमारा इसका पालन करना चाहिए। आचरण का सदैव पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो सदैव पालन करना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कुल की रक्षा कैसे होती है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए पवित्र आचरण का व्यवहार सदैव करना चाहिए। क्या? पवित्र आचरण सदा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए सभी को। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो लगातार पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्लासेस वही पढ़ाएगा जो प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी बेहतर तरीके से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कराया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, 15 नंबर नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्भाधान संस्कार का प्रजनन क्या होता है? गर्भाधान का संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो गर्भाधान किस संस्कार में होता है? तो जन्म से पूर्व संस्कार होता है। और धर्म गर्भाधारण तब होता है जब शिशु का गर्भ में होता है। क्या होता है? शिशु माता के गर्भ में होते हैं तभी होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भवती जब महिलाएं होती है तब, यानी गर्भ की आवश्यकता पड़ता है तब, यानी गर्भाधान संस्कार का पालन करना होता है। गर्भवती महिलाओं को है क्या बोला जाता है? और जब शिशु जब जन्म लेते हैं तो जन्म से पूर्व उनके कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व उनके 3 संस्कार होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा गर्भाधान संस्कार जन्म से पूर्व संस्कार है। क्या? गर्भाधान संस्कार जन्म से पूर्व संस्कार होता है। धर्म, यहाँ पे क्या लिखा गया है? धर्म पत्नी, यहाँ पे लिखा गया सुस्पष्ट में धर्म पत्नी जब गर्भाधारण का हम बोले थे ना, स्त्रियां जब गर्भवती बनती है तब शिष्य की
गर्भाधान संस्कार किया जाता है। जब स्त्रियां गर्भवती बनती है तब क्या किया जाता है, तो शिष्य का गर्भाधान संस्कार किया जाता है। कब, जब गर्भवती बनती है तभी किया जाता है यह गर्भाधान संस्कार। और गर्भाधान संस्कार कब किया जाता है, तो जन्म से पूर्व यानी जन्म लेने से पहले ही है, यानी जब माँ का पेट में ही शिशु रहता है उसी समय किया जाता है कौन सा संस्कार, तो गर्भाधान संस्कार। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। 100% आपसे पूछेगा गर्भाधान संस्कार क्या होता है, तो आप लोग लिखिएगा गर्भाधान संस्कार जन्म से पूर्व संस्कार है। जब धर्मपत्नी जब धर्मपत्नी गर्भ धारण करती है यानी गर्भवती बनती है तब शिशु का गर्भाधारण संस्कार किया जाता है। तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा, यह 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको 2 नंबर दिला कर जाएगा यह क्वेश्चन, यह हमारा गारंटी है। और आप लोग टाइपिंग पे मत जाइएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यह 15 नंबर क्वेश्चन नहीं, यह 30 नंबर क्वेश्चन होगा। कितने नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन होगा। और एक क्लास में आपके 50 नंबर की तैयारी हो रहा है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर सभी क्वेश्चन को बारीकी तरीके से पढ़िए, यह हमारा गारंटी है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ से थोड़ा कलर चेंज होता है क्वेश्चन का, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। और यह 1 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यह नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 31 नंबर क्वेश्चन होगा। इस क्लास का टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। तो लिखा गया है क्वेश्चन में नेक्स्ट नंबर में, चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। हमें क्या लिखना है, तो चारों आलसियों के संवाद लिखना है अपने शब्दों में। तो चारों आलसी क्या थे, तो चारों आलसी अपने आलसपन को नीचे ही सिद्ध कर रहे थे, और चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे, और चारों आलसी सोए हुए रह गए, और चारों आलसियों को आलसशाला में आग लगा दिया गया, जिससे जितने भी नकली आलसी थे वो भाग गए, और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या हो गए, तो वो सोए हुए रह गए। तो यही यहाँ पे लिखना है, तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। आप लोग से क्वेश्चन में पूछेगा चारों आलसियों के संवाद को अपने शब्दों में लिखे, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इसी प्रकार लिखिएगा उत्तर में, जब आलसशाला में सब लोग सो रहे थे, यानी जब चारों आलसियों आलसशाला में सो रहे थे तब आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्या आलसियों की परीक्षा लेने के लिए नियोगी पुरुष के द्वारा, क्या नियोगी पुरुष के द्वारा आलसशाला में आग लगा दिया गया। क्या किया गया, तो नियोगी पुरुष के द्वारा आलसशाला में आग लगा दिया गया। जलती हुई इस आग को देखकर, क्या जलती हुई इस आग को देखकर जितने भी धूर्त यानी नकली आलसी थे वो पलायन यानी भाग गए, और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए। क्या हो गए, और जो सच में 4 आलसी थे वो सोए हुए रह गए, और वो आपस में बातचीत करने लगे, यानी करने लगे। और पहली आलसी बोल रहे थे कि अरे यह हल्ला कैसा, क्या पहला आलसी बोल रहा था यह हल्ला कैसा, और दूसरी आलसी बोल रहा था लगता है इस घर में आग लग गया है, और तीसरी आलसी ने क्या बोला कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को हमके ऊपर ढक दे, या नियोगी पुरुष नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों को ढक दे, या ओढ़ा दे, या चटाई से ढक दे, और वस्त्रों से ढक दे। और चौथे आलसी ने क्या बोला, तो चौथे आलसी ने बोला अरे वो चाल कितना बातें करते हैं, चुपचाप क्यों नहीं रह जाते। यही चारों आलसियों की वार्तालाप था, यही चारों आलसी आपस में बातचीत कर रहे थे, और चारों आलसी का कहना यही था। और चारों आलसी ऐसा था कि आप उसे खाना दीजिएगा तो खाएगा, और नहीं दीजिएगा तो नहीं खाएगा, ऐसे था चारों आलसी, यानी आलसपन को अपने ही आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। किस में थे, तो आलसशाला में थे। और आलसियों टोटल कितने थे, तो 4 थे। और बाद में क्या हुआ था, नकली आलसी आकर भोजन और अन्न ग्रहण करने लगा आलसशाला में, वो भी आलसी का बहाना करके। तो आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछेगा आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा इसे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा गारंटी है। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया भी गया है और समझा भी दिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ जरूर इसे लिख दीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, राम परवेश का घर कहाँ था और वह कैसा था। राम परवेश का घर कहाँ था तो वह कैसा था, तो राम परवेश एक बालक था जो खेल रहा था अपने ही गांव में, और जो खेलते हुए देख लिया शिक्षक ने। एक बार शिक्षक ने राम परवेश के गांव आया और राम परवेश को देख लिया, और उसी समय शिक्षक के प्रभाव से शिक्षक ने बताया, इसे सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, और शिक्षक के प्रभाव में आकर यानी बातों में आकर यह
अध्ययन करने लगा और अध्ययन में जुट गया और स्नातक की परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कैसा स्थान? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया राम परवेश राम ने, और आगे चल के करमवीर भी बन गया और केंद्रीय लोक सेवा भी परीक्षा प्राप्त कर लिया। यही राम परवेश राम ने बड़े बड़े ऑफिसर को भी अपने मतलब बन गया, यह राम परवेश राम। और राम परवेश राम का दूसरा नाम क्या है? तो करमवीर है। और करमवीर यानी राम परवेश राम का घर कहाँ था? तो भिखनटोला गांव में। और घर कैसा था? तो घर कुटिया था। और भिखनटोला गांव के लोग कैसे थे? तो धन विहीन यानी धन से भी विहीन थे, यानी धन भी नहीं था और दिमाग से भी विहीन थे, यानी बुद्धि भी नहीं थे, शिक्षित विहीन भी थे। मतलब ये भिखनटोला गांव के लोग। अब भिखनटोला किस राज्य में स्थित है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है भिखनटोला किस गांव में स्थित है, यानी किस राज्य में? तो बिहार राज्य में भिखनटोला गांव स्थित है। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवाते हैं उसे जरूर ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके सभी क्वेश्चन समझ में आ जाए कहानी के तरह। तो आपसे पूछेगा राम परवेश राम का घर कहाँ था, वह कैसा था? तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा इसी प्रकार, राम परवेश राम का घर बिहार के अति दुर्गम भाग्य क्या दुर्गम में पराये गांव भिखनटोला में था। क्या था? भिखनटोला में, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। राम परवेश राम का घर घास घूस से भरा, क्या घास फूस से बनी एक कुटिया थी। हम आपको बताए भी थे राम परवेश का घर क्या था? तो एक कुटिया था जो किसी तरह धूप से रक्षा करती थी। क्या? जो धूप से बचाता था किसी प्रकार, परंतु वर्ष काल पानी को रोक पाने में असमर्थ थी। क्या? परंतु वर्ष काल यानी वर्षा काल, यानी जब वर्षा होता था तो पानी उन्हीं सभी घरवे में गिर जाते थे, उसे नहीं रोक पाते थे, क्योंकि घास फूस से वो बना था। क्या था? घास घूस पत्ते तत्ते से बने थे उनके घर कुटिया, इसलिए उसमें पानी चल जाता था घर के अंदर। जब वर्षा होता था ना तो उसके घर में पानी चल जाता था और वो घर पानी को रोक नहीं पाता था, उसके अंदर पानी चल जाता था। तो आप समझ सकते हैं राम परवेश राम कितना कठिन जीवन यापन किया।